बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि मैम यूनिट वाइज जो भी हमारा सिलेबस है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के 24 जुलाई से पेपर होने वाले हैं 2021 की। अगर हम बात करें यहाँ पर आप सभी को पता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज प्लस यूनिट वाइज MCQs करवाएंगे। डेली आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले हम 3-4 दिन पहले सभी MCQs तैयार करवा देंगे। उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन जो बचेगा आपका टाइम, उसमें हम आपका फास्ट रिवीजन चला देंगे। अभी यहाँ पर हम यूनिट वाइज, ये सभी आपके LU एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ रहे हैं, चूँकि ये बीएड प्रथम सेमेस्टर है और शिक्षा में नवाचार इनोवेशन इन एजुकेशन ये हमारा सब्जेक्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट को किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर MCQs आएंगे तो सब्जेक्ट से ही तो आएंगे ना। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट से आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल, उसमें से भी हम 30 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसमें से भी 30 MCQs रहेंगे। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट आपका पेपर 3 की शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो उसमें से भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी रोज़ के आपको हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की, और बहुत जल्द 2 से 3 दिन में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इन्हीं सब्जेक्ट से 30-30 MCQs मिलेंगे। साथ ही बीएड 4th सेमेस्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन से 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये सब वीडियो अच्छे लगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे 100% इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इनोवेशन इन एजुकेशन यानी शिक्षा में नवाचार यूनिट फर्स्ट। यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट में देखेंगे किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें 60 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले जितने बहुविकल्पी हैं उनको करवाने के बाद लास्ट में इन सभी को अच्छे से जो भी आपका टॉपिक है समझाते हुए उनसे आपसे हम खुद क्वेश्चन करेंगे और आप उनका हमें आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो भी बहुविकल्पी बताए जा रहे हैं फास्ट रिवीजन की तरह आप उन्हें करते जाइए और पढ़ते जाइए। सबसे पहला बहुविकल्पी है नवाचार क्या है। तो यहाँ पर ए दिया है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, बी है शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, सी है शैक्षिक अनुसंधान, डी है शैक्षिक अनुदेशन। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है नवाचार यानी कोई नई चीज़। तो इस तरह से अगर शिक्षा में पूछा है तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन ही नवाचार कहलाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रचनात्मक गतिविधि के लिए मानव क्षमताओं के रूप में नवाचार नहीं है। तो नवाचार मैंने बताया शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन या किसी भी चीज़ में नवीन परिवर्तन लाना ही नवाचार कहलाता है। तो यह हम कैसे ला सकते हैं? अपनी कल्पना द्वारा, नवीनता है सरलता के रूप में, रचनात्मकता के रूप में, इन सभी के रूप में। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं ला सकते, तो वह सामाजिक रूप में। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट रहेगा। यहाँ पर सी जो होगा इसका आंसर होगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है। तो अभी बताया किसी चीज़ में नया परिवर्तन लाना, नई चीज़ करना क्या कहलाएगा। अगर हम किसी चीज़ से अलग हट के कोई काम करेंगे तो वह नवाचार कहलाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग वगैरह आप याद करते चलना। यह कथन E.M. रोजर्स का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और जो वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन किसका है। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वॉरनेट महोदय ने यह कथन दिया है। करेक्ट आंसर सी होगा 5 का।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं। तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ जानेंगे तो किनके माध्यम से जानेंगे? शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं होंगी, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग होगा, इन सभी से हमें क्या मिलती हैं? जानकारियाँ। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 है, इनमें नवाचार के 5 आई में शामिल नहीं है। तो इनमें अगर हम बात करें कौन कौन चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो यहाँ पर 7 का बी होगा, अवलोकन। अवलोकन इसमें शामिल नहीं होता है। कल्पना, आविष्कार, कार्यान्वयन और परीक्षण, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये अवलोकन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रोजर्स और शूमेकर के संशोधन संस्करण में कुल कितने चरण हैं? 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4। ठीक है, 8 का ए 4 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शिक्षा में नवाचार का। शैक्षिक नवाचार का एक प्राकृतिक इतिहास है और एक अर्थ में यह एक नवीन जीवन चक्र है। यह कथन किसका है? अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉलरसन। ठीक है, 9 का सी, कॉलरसन। यहाँ पर आप इन चीज़ों को याद करते जाइए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रूशित के अनुसार प्रारंभिक विश्लेषण में शामिल नहीं है। अगर हम 10 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी होगा, नवाचार को स्थापित करना। रूशित के अनुसार प्रारंभिक विश्लेषण में नवाचार को स्थापित करना यह शामिल नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपेक्षित दृष्टि और नियोजन प्रतीकों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पर अगर हम इस आंसर की बात करें 11 का डी होगा, विजन। ठीक है, यहाँ पर ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2015 में भारत में कुल नवाचार केंद्रों की संख्या है। कितनी है नवाचार केंद्रों की संख्या? तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टोटल 8 है इसकी संख्या। अगर हम बात करें नवाचार केंद्रों की भारत में कुल संख्या 8 है, करेक्ट आंसर 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, NRDC का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें NRDC के फुल फॉर्म की तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF किस विभाग से संबंधित है? तो अगर हम इस विभाग की बात करें तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए फास्ट रिवीजन है तो मैं फास्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर बता दे रही हूँ, आप पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल चॉइस टिक करने हैं। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के संबंध में नवाचार एवं ग्रामीण विकास के लिए स्थापित अनुसंधान गठन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, CRISP। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप CIIE कहाँ स्थित है या स्थापित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का सी होगा, अहमदाबाद। तो इसे आप यहाँ पर अहमदाबाद करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रक्रियाएं या उत्पाद निम्नलिखित किन चरणों से होकर गुजरते हैं? तो ये डी होगा इसका, आविष्कार, नवाचार, प्रसार, इन सब से गुजरेंगे। पहले आविष्कार, फिर नवाचार, फिर उसका प्रसार होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 18 का। उसके बाद हम 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक अन्य स्रोत से भी आता है, जो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिस्कवरी यानी खोज। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तकनीकी परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं। तो तकनीकी परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या होंगे?
इसमें नवाचार भी होगा, आविष्कार भी होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आविष्कार और नवाचार तकनीकी परिवर्तन के मुख्य स्रोत। क्योंकि मुख्य पूछा है तो मुख्य यही होंगे, सबसे पहले आविष्कार करेंगे फिर उसका नवाचार करेंगे। खोज तो ये लास्ट में आ जाएगा, पहले ही आप आविष्कार करेंगे, खोज थोड़ी ना करेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि प्रौद्योगिकी की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो कृषि है वो प्रौद्योगिकी के आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा अगर हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तो तकनीकी परिवर्तन यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने, औद्योगिकीकरण में वृद्धि करने, शहरीकरण में वृद्धि करने, इन सभी कारणों से महत्वपूर्ण है। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, शहरी केंद्रों के ग्रामीण इलाकों के प्रभाव के प्रसार को दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह शहरीकरण को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ शहरी केंद्रों की बात की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक रूपों या प्रक्रियाओं की संरचना या कार्यप्रणाली में परिवर्तन शामिल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन करेक्ट आंसर ए होगा, एंडरसन एवं पार्कर का। ठीक है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो किससे संबंधित नहीं होंगे? आर्थिक रूप से संबंधित नहीं होंगे। वैसे तो होंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन आपका पूछा है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, एक चीज़ आ गई यहाँ पर जो कि मिल गई हमें देखने को, परिवर्तन। तो यह आर्थिक रूप में एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेगा, बाकी तो संबंधित रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विचार की स्वतंत्रता को पुरुषों के दिमाग की क्रमिक रोशनी द्वारा सबसे अच्छा बढ़ावा दिया जाता है जो विज्ञान की उन्नति से आगे बढ़ता है। यह कथन किसका है? तो अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कथन चार्ल्स डार्विन का है। इन्होंने यह कथन दिया है। अकॉर्डिंग वगैरह आप याद करते चलिए, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे 27, वैज्ञानिक स्वभाव के विचार की उत्पत्ति और विकास किसके द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया? तो यहाँ पर अगर हम 27 क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी को वैज्ञानिक स्वभाव शब्द से किसने जोड़ा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए, सॉरी एक मिनट, हाँ, आंसर नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुभववाद और प्रयोगवाद किस स्वभाव की रीढ़ है? तो यह अगर हम बात करें वैज्ञानिक स्वभाव की तो इसकी रीढ़ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट है ये। अगर हम बात करें 30 की तो इसमें दिया है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करें। संविधान के, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, संविधान के किस अनुच्छेद से यह संबंधित है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यह अनुच्छेद 51 का से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करें। तो आज के इस वीडियो में हम रुकेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कवर करना है और हर सब्जेक्ट से यूनिट वाइज 30 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगी रोज़ के। डेली आपके 4 से 5 वीडियो रहेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के और सभी सब्जेक्ट के। तो इस तरह से अगर हम डेली वीडियो देंगे तो आपके एक हफ्ते पहले ही सारा जितना भी मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा और लास्ट का जो एक हफ्ता बचेगा उसमें हम लाइव आकर के आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वहीं से आप और आपकी और हमारी मुलाकात होगी लाइव। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करवाई जा रही है। और इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी
चिंता ना करें, उनके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को यूनिट वाइज और उसमें कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसीलिए। लेकिन एग्ज़ाम से पहले उनको भी मैं इंग्लिश मीडियम में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे, तो ये मत सोचिएगा कि ये किसी और बुक से है, ये स्पेशली LU से ही रिलेटेड है, वहाँ से ही मुझे मिली है, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो आप इन चीज़ों से पढ़ते जाइए, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।